ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। हर दिन कोई ना कोई नया दावा किया जा रहा था, लेकिन 3 दिन 10 घंटे के बाद इस सर्वे में अब तक का सबसे बड़ा दावा किया गया है। दरअसल जैसे ही सर्वे टीम सर्वे करके बाहर आई, उसके बाद हिंदू पक्ष ने मस्जिद के अंदर शिवलिंग होने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने ये पूरा वाकया बताते हुए कहा कि जब वुजू खाने का पानी निकाला गया तो उसके अंदर करीब 12 फीट 8 इंच के व्यास वाला शिवलिंग प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले जो शिवलिंग को लेकर बात कही जा रही थी वो ज्ञानवापी कूप में ही की जा रही थी। कूप यानी कुआं, और अब जाके कुएं में ही, जिसको एक तालाब की परिधि आप कह सकते हैं, उसमें जाकर ये शिवलिंग मिला हुआ है। तो वहीं काशी के डीएम कौशल राज शर्मा ने ऐसे दावे को निजी बताकर पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का मामला कोर्ट में भी पहुंच गया। हिंदू पक्ष के दावे के बाद सिविल कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि कोर्ट ने अपने आदेश में ये लिखा कि शिवलिंग के आसपास जाने पर रोक लगा दी जाए, यानी यहाँ कोई आ जा नहीं सकता। इसके बाद डीएम ने यहाँ वुजू पर भी पाबंदी लगा दी। लेकिन यही नहीं, सोहन लाल ने यह भी कहा कि अब पश्चिमी दीवार के पास जो मलबा है उसकी भी जांच की जाएगी, क्योंकि उसमें भी कई अहम सबूत मिल सकते हैं। इसके साथ ही डीएम, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ को आदेश दिए हैं कि वहाँ की पूरी तरह से उस पूरे मकबरे को सील कर दिया जाए। वहीं अगर किसी भी तरह की शिवलिंग को नुकसान पहुंचता है तो वहां पर मुख्य सचिव को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि जिस एक्ट की यहाँ पर बात की जा रही है, पूजा स्थल कानून 1991, उसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि अगर वहाँ पे शिवलिंग की बात सत्य होती है तो इसी कानून के तहत, यानी कि आज़ादी के वक्त जिस तरह या तो वहाँ पे मस्जिद हो या फिर वहाँ पे मंदिर हो, अगर कोई भी चीज़ रहती है वैसे ही यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए। इसको लेकर अगर वहाँ पे शिवलिंग मिलता है तो ये दावा स्पष्ट हो जाएगा कि वहाँ पे मंदिर है, और फिर उसे मंदिर को एक तरह से देखा जाए तो हिंदू पक्ष की जीत मानी जाएगी। देश में कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2202 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए। वहीं शनिवार की तुलना में रविवार को 11.5% कम मामले दर्ज किए गए थे। रविवार को कोरोना से 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि शनिवार को कोरोना से 13 लोगों की मौत हुई थी। भारत में एक्टिव केस घटकर 17,317 रह गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में एक्टिव केस में कुल 375 की कमी आई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वैक्सीन की कुल 3,10,000 से ज़्यादा डोज लगाई जा चुकी है, जबकि देश में अब तक 1,91,00,000 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। वहीं भारत में शनिवार को कोरोना के 2,000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए थे, तो वहीं शुक्रवार को 2,885 नए मामले सामने आए थे, यानी कि शुक्रवार की तुलना में कुल 371 मामलों में कमी दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि देश में कोरोना से अब तक 4 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, और वहीं 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 17 मई को रात्रि सिरसा में पहुंचेंगे और 18 मई को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वहीं उनके साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल सहित हरियाणा के कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा में 2 दिवसीय दौरे करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर हमला साधा है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि हिमाचल के स्कूलों की हालत बेहद खस्ता है। वो मंगलवार को शिमला जाएंगे और वहां की जनता के साथ संवाद करेंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता गुजरात गए थे और उन्होंने वहां पर स्कूलों की स्थिति को खस्ता बताया था। बता दें कि हिमाचल प्रदेश चुनावी साल में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी हिमाचल प्रदेश में अपनी चुनावी जमीन तलाशती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में क्या आम आदमी पार्टी कोई असर डालेगी या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को पूरी तरह नकार चुके हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली मॉडल से पूरा देश प्रभावित है और हिमाचल की जनता चाहती है कि हिमाचल प्रदेश में भी दिल्ली मॉडल स्थापित किया जाए। लेकिन क्या हिमाचल की जनता दिल्ली मॉडल के साथ जाएगी या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि हमेशा से कांग्रेस और बीजेपी का वर्चस्व हिमाचल प्रदेश की राजनीति में रहा है। हिमाचल प्रदेश की इस वर्चस्व की राजनीति में आम आदमी पार्टी आखिर कहां खड़ी है, ये विधानसभा चुनाव के दौरान ही पता लगेगा। शातिर बदमाशों द्वारा एटीएम को निशाना बनाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार ऐसे बदमाश या तो एटीएम मशीन को उखाड़ने का प्रयास करते हैं या उसमें से चोरी करने का प्रयास करते हैं। बीते देर शाम भी कौंसीवास रोड पर टाटा इंडिकेट का एटीएम में कुछ शातिर बदमाशों उसे हैंग कर उससे नकदी निकाल रहे थे,
तभी जो फोरेंसिक साथ में जो कंट्रोल रूम था वहाँ यह बैठकर सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने हिम्मत की और 2 में से एक अपराधी को मौके पर ही दबोच लिया। एक अपराधी भागने में सफल रहा। यह अपराधी मेवात का बताया जा रहा है। पुलिस अभी लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद और बड़े खुलासे होने की संभावनाएं हैं। अभी तक प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये अपराधी इसी तरीके से मेवात में भी एटीएम को निशाना बना चुके हैं। इनके पास जो हैंग करने के जो औजार थे वो भी इनके पास से पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। राजधानी शिमला में मौसम ने जो है करवट ले ली है। दरअसल आज यानी 16 मई से मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार जो है एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का पूर्वानुमान जताया था, जिसका असर जो है राजधानी शिमला में दिखता हुआ नजर आया। दिन के समय यहाँ पर जो है बारिश के साथ साथ हल्के हल्के ओलावृष्टि भी देखने को मिली। ऐसे में तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। वही मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों या मध्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो वहां के लिए बारिश और ओलावृष्टि के साथ साथ अंधड़ का येलो अलर्ट भी जारी किया गया था। ऐसे में जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में वहां के लोगों को अब गर्मी से कहीं न कहीं राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। वही मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आगामी 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में जो है मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। भिवानी में गर्मी का पारा चढ़ता जा रहा है। काफ़ी परेशानियों का सामना इन दिनों लोगों को करना पड़ रहा है। बात करें बुजुर्गों की और बच्चों की, इन दिनों गर्मी अधिक पड़ने से बच्चों में उल्टी व दस्त के मरीज ज़्यादा होने लगे हैं। वही बुजुर्ग भी काफ़ी बीमार इस गर्मी के कारण पड़ने लगे हैं। लोगों को घर से बाहर निकलना मुहाल हो चुका है। वहीं डॉक्टर भी लोगों से यही सलाह दे रहे हैं कि गर्मी के दिनों में घर से बाहर ना निकलें, ज़रूरत हो तो ही जाएं और जब भी निकलना हो तो सर को ढक के रखें, आँखों में चश्मा डाल के रखें। वहीं आम का पन्ना पीते रहें, ठंडे व शीतल पदार्थ जो है पीते हैं ताकि गर्मी से बचाव रखा जा सके। अब देखना होगा कि लोग इस सरकार की गाइडलाइन को किस प्रकार से मानते हैं, डॉक्टरों की गाइडलाइन को किस प्रकार से मानते हैं और गर्मी से बचाव रखते हैं। साल 2022 हिमाचल प्रदेश के लिए चुनावी वर्ष है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में चुनावों से ठीक पहले केंद्रीय नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। जहां एक तरफ जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगह जगह बैठकें कर रहे हैं और चारों संसदीय क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश के अब तक कवर किया गया है और ऐसे में आने वाले दिनों में भाजपा के कई कार्यक्रम होंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला आएंगे। 31 मई को उनका शिमला आने का कार्यक्रम है और यहाँ पे तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ ही उनके कई जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके भी आने का कार्यक्रम यहाँ पर बना हुआ है। दरअसल कई ऐसे मंत्रालय हैं जिनको लेकर कई ऐसी योजनाएं जिनके लाभार्थियों के साथ यहाँ पर संवाद किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं संवाद के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए भी बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। इसी कड़ी में जो हिमाचल प्रदेश भाजपा है 30 मई से 15 जून तक एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर करने जा रहा है और यह आयोजन इसी बात को लेकर होगा कि किस तरह से राज्य में सभी मोर्चे और उनके कार्यकर्ता यहाँ पर जनता के बीच में केंद्र और राज्य की योजनाओं को लेकर जाएंगे और इस योजनाओं को बताने का सिर्फ मकसद यही है कि 8 साल की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम किस तरह से जिला स्तर पर जो है वो कवर किए जाएंगे और रिपोर्ट टू द नेशन कार्यक्रम का आयोजन इसी के तहत किया जाएगा। कुल मिलाकर बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से ऐतिहासिक रिज मैदान पर इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन जो है वो करने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में जो अब चुनाव आ रहे हैं इसको लेकर भी बड़ी सौगातें या फिर इस तरह की घोषणाएं जरूर यहाँ पर की जा सकती हैं। लोगों का ये भी मानना है या लोगों की ये भी उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश में रेलवेज का विस्तार किया जाना या फिर हवाई अड्डों का निर्माण किया जाना, इसके साथ साथ सड़कों का जाल जिस तरह से बिछाया जा रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर नरेंद्र मोदी यहाँ पर आते हैं तो लोगों को उम्मीद है कि इस बाबत भी जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। सिख समाज से बड़ी संख्या में लोग आज गुरुद्वारा डेरा कार सेवा में इकट्ठा हुए। गुरुद्वारा कार सेवा में मीटिंग करने के बाद शहर की सड़कों पर निकले और रोष मार्च निकाला, जहां बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं बीजेपी सरकार पर सामाजिक व धार्मिक भाईचारा बिगाड़ने का भी जो है आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। उसके बाद करनाल सेक्टर 12 से जिला सचिवालय पहुंचे, जहां पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट को, करनाल डीएसपी को एक मेमोरेंडम भी उनकी तरफ से दिया गया।
रोहतक जिले के पुलिस अधीक्षक उदय सिंह मीणा ने आज पत्रकार वार्ता करते हुए पाइपलाइन से चोरी की वारदात का खुलासा किया है। वहीं वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस अधीक्षक उदय सिंह मीणा ने बताया कि 7 मई को गिज्जी गांव के पास से HPCL की पाइपलाइन से डीजल तेल चोरी हो गया था। इस संबंध में सापला थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए ASP मेधा भूषण के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और आज उस टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने रोहतक जिले के कुताना गांव के रहने वाले प्रमोद, आसोदा गांव के रहने वाले नरेंद्र तथा झज्जर जिले के रहने वाले जय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि इसके पास से 25 से 30 लीटर तेल, 1000 लीटर तेल तथा 8 लाख रुपए कैश भी बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभी मामले का मास्टरमाइंड व 7 अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। SP का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद यह पता चल पाएगा कि वह कहां वारदातों को अंजाम देते थे। लेकिन यह तीनों सभी एक्सपर्ट लोग हैं जो पाइपलाइन से ड्रिलिंग कर तेल चोरी करते थे और सुनसान इलाके को अपना निशाना बनाते थे और हरियाणा के अलावा हिमाचल में भी और अन्य प्रदेशों में भी यह तेल बेचते थे। डबवाली में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जहां पर नाराज मृतका के परिजनों की ओर से हत्या किए जाने व दहेज प्रताड़ना के आरोप में शहर थाना पुलिस का घेराव किया गया, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। आरोप है कि ससुराल जनों की ओर से विवाहिता की बेरहमी से हत्या की गई है। वहीं पर पुलिस ने मृतका के परिजनों के बयानों के आधार पर सास, ससुर व पति समेत कुल 4 लोगों पर दहेज प्रताड़ना सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जहां पर नाराज परिजनों की ओर से जहां पर थाने का घेराव किया गया, लेकिन बात बिगड़नी शुरू हुई तो नाराज परिजनों ने नेशनल हाईवे 54 पर एक साइड को जाम कर दिया, जहां पर मौके पर पहुंचे डबवाली DSP ने नाराज परिजनों को समझाने का प्रयास किया और शव का पोस्टमार्टम करवाने की अपील की। वहीं पर परिजनों ने शव लेने व पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया। आरोप है कि पुलिस मृतका के तमाम जो दोषी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही, जहां पर शहर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया शुरू की है। वहीं पर नाराज परिजनों का कहना है कि जब तक तमाम लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वो धरना समाप्त नहीं करेंगे। मीडिया पर दुकानदार व किसान नेताओं के बीच छिड़ा विवाद गरमा गया है। दुकानदार द्वारा किसान नेता के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर दोनों में बहस हुई, जिसको लेकर दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने किसान नेता निर्भय सिंह पर मामला दर्ज किया, जिसको लेकर किसान संगठन इकट्ठे हुए और पूरे मामले की जांच कर मामला रद्द करवाने की मांग को लेकर सिटी थाने पहुंचे थे और चेतावनी दी थी कि 17 तारीख को वो थाने का घेराव करेंगे। वहीं कल देर शाम दुकानदारों की बैठक हुई, जिसमें सैकड़ों दुकानदार इकट्ठे हुए और देर रात पुलिस थाने पहुंचे और किसान नेता की गिरफ्तारी की मांग की, जिसको लेकर थाना SHO ने कहा था कि दोनों तरफ से शिकायत आई हुई है, मामले की जांच की जा रही है। मामला पूरा दोनों तरफ से गरमाया हुआ है। कल किसान नेताओं ने 17 तारीख की कॉल देकर किसानों को इकट्ठा किया है और सिटी थाने के घेराव की चेतावनी भी दी हुई है। बहरहाल पुलिस अपनी सूझबूझ से दोनों तरफ को बुलाकर मामले में क्या निष्पक्ष निकालती है, ये तो समय ही बताएगा। कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने लुहारू हल्के के शेरपुरा गांव में करीब 13 करोड़ रुपए की लागत से रीमॉडलिंग की 4 नहरों का शिलान्यास किया और किसानों को संबोधित किया। कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दक्षिणी हरियाणा के लिए समान पानी का बंटवारा करके और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी देने का मुख्यमंत्री का कृषि मंत्री ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि आने वाले मिलेगा और नहरों की रीमॉडलिंग करके हर सुविधा किसानों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दक्षिणी हरियाणा में पहले पानी कम मात्रा में मिलता था और मुख्यमंत्री ने समान प्रदेश में बंटवारा करके और एक मिसाल कायम की है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि एक बूंद बूंद पानी को बचाएं और ड्रिप और इरिगेशन के ऊपर ध्यान दें। कृषि मंत्री ने बहल में 3 बच्चों के
मौत के मामले में गहरा दुख व्यक्त किया और उन्होंने घोषणा की कि सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए सहायता राशि बच्चों को परियोजनों को दिलाई जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को 5 स्टार होटलों के चिंतन के बजाय किसानों को खेतों में चिंतन करना चाहिए। देश को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है, कांग्रेस के नेताओं उसको समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस का हाल खराब किया है।